तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग 2025 में आए गणित के पेपर का हम लोग सॉल्व करेंगे, जो जिसका पेपर कोड है 822BW। तो इस पेपर कोड को, जो 2025 का पेपर है गणित का पेपर, और ये क्लास 10th का पेपर है यानी कि हाई स्कूल का पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको इस चैनल पर और भी जितने भी सेट हैं, यानी 2025 में आए हुए गणित के जितने भी सेट हैं, सब इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक कोष्टक में एक प्लस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करना है हमें, और फिर हमें बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी ये है, ये लिखा है, और इसके बाद में एक कोष्टक में एक प्लस कॉस ये लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोसेक ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए माइनस कॉट ए की जगह पर लिख सकता हूँ कॉस ए बटे साइन ए। तो ये हमारा फार्मूला होता है। और इसके बाद में एक प्लस कॉस ए ऐसे रहने दीजिए, फिर साइन ए यहाँ से क्या होगा, बटे में ले लेंगे हम लोग। तो साइन ए का लासा साइन ए हो जाएगा। ऊपर हमारा बन जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि साइन ए दोनों के नीचे है। और फिर इसमें हम लोग 1 प्लस कॉस ये का गुणा कर देंगे, सॉरी ये है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, इसमें फार्मूला लग जाएगा, एक कोष्टक में ये माइनस भी, एक कोष्टक में ये प्लस भी। तो ये फार्मूला बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन ए है, तो साइन ए नीचे रहने दीजिए। फिर देखते हैं, देखिए ये माइनस, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ये हो गया, और नीचे साइन ये पहले से है, साइन ए से साइन ए कट गया, तो एक साइन ए आपका बच जाएगा। तो इस तरह से लग गया। देखिए कॉस ए की जगह पर 1 बटा साइन ए, कॉट ए की जगह पर कॉस ए बटे साइन ए, और 1 प्लस कॉस ए यहाँ पर है ही। फिर साइन ए का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा, और साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो एक का एक कम एक, और फिर यहाँ पर कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर ये माइनस बी ये प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा, फिर साइन ए एक बचेगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा साइन ए हो गया। तो ये वाला हमारा सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए विषम संख्या कितने होते हैं, पासे में विषम संख्या कितने होते हैं। पहला होता है 1, दूसरा होता है 3, और तीसरा होता है 5। तो 3 संख्याएं, यानी 3 बटा पासे पर कुल कितने अंक होते हैं, 6 अंक। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें दूसरा वाला ये सही है। इसके बाद में लिखा है क्वेश्चन निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 5 10 4 14 1 15। 15 का अगर हम आधा करें तो हो जाएगा 7.5, और 7.5 हमारा इसमें आ जाएगा तीसरे वाले में, यानी 10 से 15 तक ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक देखिए बारंबारता कौन सा सबसे ज़्यादा है, 1 12 3 6 2 4। इसमें सबसे बड़ा है 12, यानी कि बहुलक वर्ग हमारा 7 से 14 है, यानी 7 से 14, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन में अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। और हमारा अगला नंबर क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों का निम्नलिखित अक्षर हैं ABCDE, और फिर से ये है। तो देखिए ये 2 बार हो गया, तो 2 बटा, और देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6। जिसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो कितना है, डबल डबल है, तो डबल 2 ऊपर हो गया, और कितना कुल टोटल है तो 6 है। अब इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कॉट थीटा बराबर 8/15। तो इसमें साइन थीटा का मान बताइए। तो देखिए कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 8/15। तो सोचिए इसमें देखिए ये ऊपर वाला कॉट में ऊपर वाला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा ये लंब हो गया। तो आधार का मान दिया है 8 और लंब का मान दिया है 15, और इसका मान हो जाएगा पाइथागोरस से 17। तो आपको साइन थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 15/17 आ जाएगा, तो 15/17 इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में सेक कोसेक 60 अंश का मान पूछ रहा है। तो कोसेक 60 अंश का मान आप सबको पता होगा कि 2/√3 होता है। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा
अपान सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालते हैं। तो देखिए कोसेक की जगह पर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक की जगह पर लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा sin स्क्वायर थीटा, यानी हमारा मान आएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि cot स्क्वायर थीटा इसका सही है। फिर इसके बाद ये देखिए प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या पर लगाना है इसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर इसको फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, आप सब के सब जानते होंगे कि ये फार्मूला होता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर इसमें दिया है 35 गुणे सेकेंड नंबर कितना दिया है 49 बराबर एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और गुणे एचसीएफ कितना दिया है, तो 7 दिया है। अब इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो 35 गुणे 49 बटे 7 हो जाएगा, और ये एलसीएम का मान आ जाएगा। तो 7 सत्ते 49 और 7 का 35 में गुणा करेंगे तो 35 सत्ते 245, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से लग गया 306 और 657 का अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो इसका एचसीएफ हमारा 9 आ जाएगा। एचसीएफ निकालना आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 168 और 6 है, एक संख्या 24 है। तो ये भी फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड नंबर इस पर लग जाएगा। देखिए आप सब जानते हैं कि जब दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है तो अगर हम फर्स्ट नंबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर कर दें, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो ये हमारे एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर आएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया है, तो फर्स्ट नंबर दिया है 24, यानी फर्स्ट नंबर 24 है। सेकेंड नंबर आपको ज्ञात करना है और एलसीएम का मान दिया है 168 और एचसीएफ का मान 6। तो इस तरह से हम लिख देते हैं 168 और गुणे 6। अब देखिए 24 को इधर भेज दीजिए तो 168 गुणे 6 बटे में आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर। तो 6 कम 6 6 चौक 24 और 4 से इसको काटेंगे तो 42 चौक का 168, तो सेकंड नंबर हमारा 42 हो गया। तो इस तरह से 42 हमारा ये सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद में बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फार्मूला आप लगाकर देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और बीच की दूरी का फार्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए x2 का मान क्या दिया है, तो x2 का मान देखिए इसमें इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। देखिए x2 का मान आपके क्वेश्चन में दिया है 2a माइनस x1 का मान दिया है ये, स्क्वायर कर दीजिए माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस लगेगा बीच में। यहाँ पर y2 का मान क्या दिया है, y2 का मान दिया है 2b, तो यहाँ पर 2b माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2a में से ये घटेगा तो ये बचेगा, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2b में से b घटेगा तो केवल b बचेगा, b स्क्वायर हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का क्या हो गया भाई 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, इसका एक बिंदु P है, यानी वृत्त पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो एक स्पर्श रेखा P क्यों खींचा गया, यानी इस स्पर्श रेखा का नाम है P क्यों। तो देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा P क्यों खींचा गया, जो केंद्र वो से जाने वाली रेखा को क्यों पर इस प्रकार मिलता है कि P क्यों बराबर 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है
इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया PQ, जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ये केंद्र से होकर जा रहा है, यानी कि इसको केंद्र से मिला देंगे। तो इसको केंद्र से मिलाएंगे तो फिर इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। आप सब जानते हैं कि जब भी स्पर्श रेखा खींचकर और त्रिज्या खींचते हैं तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है हमेशा। तो 90 अंश का कोण बना, यानी कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, और कर्ण का स्क्वायर मान लीजिए केंद्र वो है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी वो क्यू का स्क्वायर, ये बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो बराबर OP का मान दिया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, फिर ये हो गया 25 प्लस 144 बराबर हो जाएगा 169, और OQ का स्क्वायर बराबर आ गया 169। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट 169 का मान होता है 13, यानी OQ का मान 13 है, और 13 हमारा ऑप्शन सही है। यानी OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 13 हमारा सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण भी बराबर है कोण E के, तो त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन भी सही है, B ऑप्शन भी सही है, C ऑप्शन भी सही है, इसमें D ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन को इसने गलत पूछ लिया है। इसको पूछना चाहिए कौन से किस फॉर्म को लिखने पर त्रिभुज हमारा समरूप नहीं होगा, तो ये पूछना चाहिए था, पर इसने उल्टा पूछ लिया है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी 3 ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई गलत क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया तो कोई भी चुन लीजिए, उसका आपको फुल नंबर दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया, लगाया ही नहीं, टच ही नहीं किया, तो फिर आपको उसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और मान लीजिए आपने कोई गलत क्वेश्चन आया है और उसको टच कर दिया, केवल प्रश्नोत्तर नंबर ही डाल दिया, तो फुल नंबर उसका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 90/360 गुणे पाई का मान आप सब जानते हैं 22/7 होता है। अच्छा, पाई का मान लगाना है कि नहीं लगाना, पाई का मान लगाना है भाई, ठीक है। तो गुणे 22/7 गुणे, अब आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर माने 7 का 2 मरतबा गुणा, तो 7 से 7 एक कट गया, और 90 चौका 360। अब 22 सत्ते 154/4, और 154/4 का मान निकालेंगे तो 4 × 12 38 दशमलव कुछ आएगा, 38.5 आ जाएगा। तो 38.5 हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी हमारा एक खिलौना है, और खिलौना किस तरह से है, एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस तरह से है, इस तरह से। तो इसका ये वाला त्रिज्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है 12। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का है, यानी त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई दिया है आपको, और ये त्रिज्या दिया है। अब चलिए इसके बेस पर निकालते हैं। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ लेंगे तो पाई आर यल होगा, प्लस इसका जो अर्धगोला है इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, आर का मान दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 4, तिर्यक ऊंचाई यल का मान दिया है 12, प्लस 2 पाई का मान नहीं रखना है, गुणे आर स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 12 चौक 48 पाई हो गया, 48 पाई हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 दूना 32 पाई हो गया। अब 48 और 32 जोड़ दीजिए तो 48 32 कितना हो जाएगा 80 पाई। तो 80 पाई हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है आंसर। इसके बाद बहुपद, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का आप सब जानते हैं, इसका गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग गुणनखंड लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x² + 7x + 12। अब इसका अगर गुणनखंड करना होगा तो 12 का x² के आगे कितना है 1 है, तो 1 × 12 करेंगे तो 12 × 12 हो गया, और बीच में क्या है 7।
अब ऐसे दो संख्या हमें सोचना है कि जिसका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 4 गुणे 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4 गुणे 3 यानी 4 3 12 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, जोड़ने पर 7 आ जाएगा। अब देखिए इस 4 को लिखिए, यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए, और फिर 3 लिखिए, यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गया। और गुणनखंड होने के बाद, गुणनखंड करने के बाद हम लोग इसको मान सकते हैं यक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर आ गया -4, और फिर यक्स प्लस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो गया -3। तो ये हमारा -4 और -3 ये शून्यक आ गया। तो इस तरह से हमारा शून्यक पता चल गया, शून्यक होंगे -4 -3। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए, यक्स प्लस वाई बराबर 14, यक्स माइनस वाई बराबर 2। तो इसका हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। तो यक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया है और यक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया है, तो जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 16 हो गया, तो यक्स बराबर 8 निकल गया, क्योंकि 2 8 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 को इधर भेजेंगे तब भी बटे में आएगा, कट जाएगा, तो यक्स का मान 8 आ गया। अब यक्स का मान इसमें रख दीजिए, तो देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया है, अब इसमें यक्स की यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो 8 प्लस वाई बराबर 14, और 8 इधर जाएगा, तो वाई बराबर हो गया 14 माइनस 8 बराबर 6, तो वाई का मान 6 आ गया। तो 8 और 6 ये दो हमारे ऑप्शन हो गए। तो 8 और 6 कहाँ है? या बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर इसके बाद चलिए देखें, लिखा है द्विघात समीकरण ये दिया है और इसके मूल समान है, तो के का मान बताइए। तो मूल समान होने का मतलब विविधकर समान है। तो क्वेश्चन क्या है? के यक्स स्क्वायर प्लस 2 √6 प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा ऑप्शन दिया है। अब कह रहा है इसके मूल समान है, तो मूल समान होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर 0 आएगा। अगर मूल समान होंगे भाई तो विविधकर 0 होगा। अब देखिए b का मान क्या है? तो देखिए ये आगे वाला ये है, ये b है, ये c है। अब चलिए लगा दीजिए, तो देखिए b का मान क्या लिखेंगे? 2 √6 स्क्वायर की आप स्क्वायर माइनस 4 बीच में गुणा है, ये का मान k गुणे c का मान 3 बराबर 0। अब देखिए √6 का स्क्वायर केवल 6 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 24 हो गया, -12 के बराबर 0। अब -12 की इधर जाएगा तो +12 के हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा? 24। देखिए -12 की इधर गया तो +12 के हो गया, और 12 इधर जाए भेजेंगे तो 24/12 हो जाएगा, तो के का मान 2 आ गया। देखिए 24/12 का मान क्या आएगा? 2। तो इस तरह से हमारा 2 ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसका 7वां पद ज्ञात करना है। चलिए 7वां पद ज्ञात कर दीजिए भाई। देखिए लिखा है कि -6 कामा -4 कामा -2, इसका 7वां पद, इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? तो 7वां पद, 7वां पद। तो देखिए ये का मान क्या होगा? तो ये का मान जो सबसे आगे लिखा है वही ये होता है। डी का मान क्या होता है? तो डी बराबर होता है -4 में से 6 घटा दीजिए, तो -6 में से -6 घटाएंगे, -4 में से -6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और यन का मान दिया है 7, क्योंकि 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा an बराबर ये प्लस n -1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाते हैं। और फिर ये का मान दिया है -6 प्लस n -1 यानी 7 -1, तो 6 बचा, कोष्टक माने गुणा, और डी का मान दिया है 2, तो -6 + 12 हो गया, और इसमें से घट गया तो +6 बचेगा। तो इस तरह से हमारा 6 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से 20 विकल्प हम लोग कर लिए। विकल्प खत्म होने के बाद हम लोगों के पास आ गया अब वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से चलिए, इसका कौन सा क्वेश्चन है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। सभी भाग कीजिए, यानी सारे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है का सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए 6 - √2 को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। आप सब जानते होंगे किस तरह से सिद्ध करेंगे। तो 6 -√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए किसी भी चीज़ को अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखते हैं माना 6 -√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या करना है? किसी भी चीज़ को अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहला काम करते हैं उसे परिमेय मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया, और देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसी ना किसी भिन्न के बराबर होगा, तो ये बटा बी के बराबर होगा। और ये जहाँ ये और बी के क्या हैं? तो जहाँ ये तथा बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या है,
जहाँ ये तथा बी सहाभाज्य संख्या है। भाई सबसे पहले इसे परिमेय मानेंगे, परिमेय मानने के बाद अगर ये परिमेय है तो ये किसी भिन्न के बराबर होगा, तो मान लिया कि ये बटा बी के बराबर है, और इसके बाद ये और बी क्या है, तो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या माने आपस में ये कटेंगे नहीं। अब देखिए कि ये किस वजह से ये अपरिमेय हुआ। ये अपरिमेय है, ये तो सही बात है, पर किसकी वजह से? इसकी वजह से कि इसकी वजह से? तो इसकी वजह से अपरिमेय हम सब जानते हैं। तो क्या करेंगे, बराबर के एक तरफ हम इसको अकेले करेंगे। अकेले करने का मतलब हुआ कि बाकी मटेरियल को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए अगर मैं -√2 को इधर ले आऊँ तो -√2 इधर आएगा तो प्लस में √2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 6 बचेगा, और ये बटे बी के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस ये बटे बी हो जाएगा। अब देखिए √2 जिसकी वजह से ये अपरिमेय था उसको मैंने बराबर के एक तरफ एकदम अकेले कर लिया, यानी चिन्ह भी इसके साथ नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 6 और बी का गुणा 6b माइनस ये बटा बी। अगर इसका 6 का बटा 1 करके और इसको लगा लेंगे एलसीएम लेकर तो इस तरह से आ जाएगा भिन्न लगाने के बाद। तो इतना करने के बाद आप लोग अब डायरेक्ट लिखिए कि भाई ये और भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये और भी धनात्मक पूर्णांक है, ये 6 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सब के सब जब धनात्मक पूर्णांक है तो यानी कि ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, विरोधाभास प्रतीत होता है। इसलिए ऊपर जो हमने माना है शायद कुछ गलत मान लिया, यानी कि 6 - √2 का परिमेय मानना मेरा गलत था, और इस वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को समझ में ना आया हो तो क्या करें, वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिख देते हैं इस बात को। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखिए मैंने लिखा कि चूंकि ये b तथा 6, ये b तथा 6 ये तीनों क्या है, एक पूर्णांक है, अतः ये जो लिखा है 6b माइनस ये बटे बी ये एक परिमेय संख्या होगा, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अब ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अपरिमेय, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, अतः विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः 6 - √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे और ये सॉल्व हो गया। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु मानना है, तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु को क्या मानते हैं, तो माना x अक्ष पर बिंदु, और x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा x, 0। अब ये भाई समदूरस्थ है किससे, तो क्या है, 2, -5 और -2, 9, 2, -5 और -2, 9 इन दोनों से समदूरस्थ है। भाई जो ये x, 0 है ये इससे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो चलिए ठीक है, यानी कि ये वाला इससे और ये वाला इससे, यानी ये इन दोनों बिंदुओं से ये x अक्ष पर एक बिंदु है जो कि समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, यानी इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि x, 0 और 2, -5 के बीच दूरी ये बराबर होगा x, 0 और -2, 9 के बीच दूरी के। अब चलिए देखते हैं, बीच की दूरी आप निकालना जानते हैं, इसे x1 y1 x2 y2 मानकर और फिर फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूला आप सबको पता है क्या है, तो फार्मूला क्या है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है, 2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर लगाइए। इधर भी वही फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान क्या है, 9 है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया हमारा। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों तरफ का वर्ग करवा देते हैं। जब भी बराबर के दोनों तरफ √ दिखे तो दोनों तरफ का स्क्वायर करवा दीजिए, तो क्या होगा, √ भाग जाएगा, क्योंकि कुछ भी √ के अंदर है, और अगर इसका स्क्वायर होगा तो √ गायब हो जाएगा, यानी केवल x बचेगा। तो ऐसे ही दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ का वर्ग करवाते हैं और वर्ग क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ का √ गायब हो गया। अब जो बीच में बचा उसी को देखिए, तो ये -b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होगा ये स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो -2 और 2 का गुणा होगा 4 x हो जाएगा, और प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25।
बराबर इधर देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर इधर भी लगाएंगे तो ये स्क्वायर माने माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो ये का मान लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा 4x और प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब देखिए 4 दोनों तरफ से कट गया, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया। अब 4x माइनस 4x इधर भेज दीजिए, तो माइनस 4x इधर पहले से है और 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और इधर 4x इधर चला गया तो 81 और 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। माइनस 4x माइनस 8x हो गया, बराबर इसको घटा दीजिए तो 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, 56 हो गया, और 8 से काटेंगे तो ये 8 7 56 माइनस 7 आ जाएगा, तो यक्स का मान माइनस 7 आ जाएगा। यानी कि बिंदु हमारा क्या होगा, तो बिंदु हमने माना था, बिंदु क्या माना था हमने, बिंदु माना था यक्स कामा 0, मतलब कि यक्स का मान माइनस 7 आया, माइनस 7 कामा 0, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी माइनस 7 कामा 0 यही हमारा आंसर है। देखिए बिंदु हमने क्या माना था यक्स कामा 0, यक्स का मान क्या निकाला माइनस 7, तो माइनस 7 कामा 0 यही हमारा आंसर हो गया, माइनस 7 कामा 0। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है हमें इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। देखिए मैंने लिख लिया है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड देख कर लिख लीजिए यहाँ पर। तो एक प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें दिया है। दोनों तरफ ऊपर नीचे समान संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस साइन थीटा से गुणा करवा देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो देखिए मैंने ऊपर नीचे, देखिए यही चीज़ जो चीज़ लिखा है यही चीज़ लिख दिया, और ऊपर नीचे एक प्लस साइन थीटा से गुणा करवा दिए, ऊपर भी एक प्लस साइन थीटा से गुणा करवा दिए, नीचे भी एक प्लस साइन थीटा से गुणा करवा दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एक प्लस साइन थीटा, तो एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस बी ये प्लस बी, तो फार्मूला बनेगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो वही चीज़ रहेगा जो है वही रहेगा, एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, और नीचे एक ये माइनस ये एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाला या यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर वाला देखिए एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, तो एक प्लस साइन थीटा बचेगा, और बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा तो खाली कॉस थीटा बचेगा। अब देखिए एक बटा कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो एक बटा कॉस थीटा आ जाएगा, एक बटा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अभी देखो एलसीएम लेकर और लगाए ना तो फिर से यही चीज़ मिल जाएगा हमें। तो देखिए एक बटा कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया, और यही हमें प्रूफ करके लाना था, यही हमारा राइट हैंड साइड था जो दूसरे तरफ दिया है। तो इस तरह से हमने ये चौथा घ नंबर क्वेश्चन भी लग गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण तरीके से संगत वृत्तखंड क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए आपको क्या क्या दिया है पहले उसे लिखिए। देखिए आर का मान दिया है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया है 60 अंश। अब आपको वृत्तखंड ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ज्ञात करना है, तो वृत्तखंड का सूत्र लगा दीजिए। तो वृत्तखंड का सूत्र आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये होता है आर स्क्वायर यानी त्रिज्या स्क्वायर कोष्टक में थीटा पाई यानी थीटा इंटू पाई बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, साइन थीटा बटे 2, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए आर स्क्वायर की जगह पर 21 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पर हो गया 60 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, तो साइन थीटा माने साइन 60 बटे 2, ये हो गया। अब 21 का स्क्वायर कितना हो, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 60 से काट देंगे 360, तो 60 एकम 60, 60 छक्का 360 यानी 6 छक 36 कट गया। अब 6 का समझ लिए बटा 1 छुपा है, तो बटा 1 छुपा है तो 1 22 में गुणा होगा, तो 22 बटा हो जाएगा 42, तो 22 बटा हो गया 42
देखिए 6 बच जाएगा नीचे, तो देखिए 6 का समझिए बटा 1 छुपा है, तो बटा 1 का गुणा 22 में होगा और 6 का गुणा 7 में होगा, तो 6 से 42 माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 और बटे में क्या है 2 और 2 का भी बटा 1 छुपा ही होगा, तो ये हो जाएगा √3/4, तो हो जाएगा 441 22/42 माइनस और ये हो जाएगा √3/2 दूना 4, √3/2 दूना 4, √3/4 हो गया। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 84, 42 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 84 आएगा, 42 दूना 44, 22 दूना 44 हो जाएगा, माइनस 82 17, ये आ जाएगा 21/√3, क्योंकि 21 से 84 होता है। अब देखिए ये 84 से 441 काटेंगे तो 441 भागा अगर हम 84 कर देंगे तो 5.25 आएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5.25 आएगा और ये कट जाएगा, काट कर देख लीजिएगा, और फिर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, कोष्टक खोल देंगे अगर, तो 5.25 का अगर हम गुणा करेंगे 44 में तो यह आ जाएगा 231 और माइनस 5.25 का अगर हम 21 में गुणा करें तो 5.25 का अगर हम 21 में गुणा करें और फिर इसका गुणा 1.73 में करें तो यह आ जाएगा 190.73 आ जाएगा, और इसको अगर घटा देंगे तो 190 माइनस 73 में से अगर हम 231 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 40.26 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लगा लिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं, तो 8 4 12 5 17 हो गया कुल प्रायिकता, 17 हो गया कुल प्रायिकता। अब कह रहा है एक कंचा या दृक्षया निकाला जाता है तो लाल होने की प्रायिकता, तो देखिए लाल होने की प्रायिकता अगर निकालनी तो देखिए लाल कंचे कितने हैं 4 हैं, तो 4 बटा और कुल कितने कंचे 17, तो 4/17 हो गया लाल आने की प्रायिकता। एक आंसर ये हो गया। दूसरा हरा नहीं है, तो हरा नहीं है यानी कि लाल होगा या सफ़ेद होगा, तो 8 4 12 हो गया, तो 12/17 आ जाएगा, तो ये दूसरा आंसर हो गया हमारा। देखिए भाई लाल आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सोचिए इस पूरे कंचे में लाल कितने हैं 4 हैं, तो 4 बटा और कुल कितना है, कुल कितने कंचे हैं, तो 4 8 12 5 17 17, तो 4/17 ये हो गया लाल आने की प्रायिकता। हरा नहीं है, तो हरा नहीं है यानी कि या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा, तो लाल और सफ़ेद मिलाकर कितने हैं, तो 8 4 12 हैं और बचे कुल कितने हैं, तो कुल नीचे लिखना है और जितने हैं वो ऊपर लिखने हैं, तो 12/17 ये आ गया, हरा नहीं है, तो ये दोनों आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने पहला नंबर क्वेश्चन हल कर लिया और यही क्वेश्चन अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 5 भाग को हल कीजिए। देखिए 6 क्वेश्चन दिए हैं इस भाग में और केवल 5 भाग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है का नंबर कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त माने ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र समान हो तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो देखिए मैं एक वृत्त बना लिया ऊपर ऐसे और एक वृत्त इसके बीच में है और इन दोनों का केंद्र समान है, तो 2 संकेंद्रीय वृत्त हो गए। और क्वेश्चन आप ऊपर देखते रहिए। देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं और कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर हैं और 4.5 सेंटीमीटर है, तो एक की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है। देखिए जो बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की त्रिज्या 4.5 है, यानी इतना कितना है 4.5 है। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए। देखिए बड़े वृत्त की एक जीवा खींची गई है इस तरह से जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हो, जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो सोच कर देखिए आप लोग, इसकी हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई निकालने से पहले देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा का बीचों बीच बिंदु है, तो इसको अगर मिला दीजिए आप लोग, तो देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या ये कितना है 4.5 है, यानी यहाँ से वो से मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, तो वो से P तक की 4.5 है और वो से इसको मान लीजिए ये भी, तो वो से ये तक की लंबाई कितनी है 7.5 है, 7.5 है, इस तरह से 7.5 है। अब आपको इसकी लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकलेगा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर तो 90 अंश बन गया ना, यहाँ पर 90 अंश बन गया, यहाँ पर 90 अंश बन गया, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब या आधार मान लीजिए और इसको कुछ मान लीजिए। तो देखिए अगर OA का स्क्वायर करेंगे यानी 7.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होगा OP का स्क्वायर यानी 4.5 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर।
प्लस ए पी का स्क्वायर। अब देखिए 7.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7.5 का स्क्वायर आप लोग करके देख सकते हैं, और 7.5 का स्क्वायर होगा, इसको अगर कर लेंगे तो 56.25 आ जाएगा। 7×7 = 49, हाँ 55×25 56.25 आएगा। और बराबर अगर 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 4.5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 20.25 आएगा, तो ये हो गया 20.25। और प्लस ए पी का स्क्वायर, अब देखिए 20.25 को इधर भेज दीजिए, तो 56.25 में से 20.25 घट जाएगा, क्योंकि 20.25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए पी का स्क्वायर। तो 56.25 में से अगर हम 20.25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 36, सीधा 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए पी का स्क्वायर। और इधर से फिर स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला चला जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 36 का मान 6 होता है, तो 6 आ गया ए पी का मान। तो ए पी का मान 6 हो गया, तो पी बी का मान 6 हो गया, तो 6 6 12, यानी ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2 ए पी। और ए बी बराबर निकल गया 2 गुणे ए पी का मान 6 निकालें तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये इसको दूसरा का वाला जो था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए इसको देखते हैं। लिखा है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटे पी आर। तो देखिए पी आर की जगह पर मैं पी क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि कोड 1 और कोड 2 बराबर हैं, तो कोड 1 और कोड 2 बराबर है, तो बराबर हो जाओगे, सम्मुख कोड बराबर होते हैं, यानी क्यू पी ये बराबर होगा, क्यू पी ये बराबर होगा किसके, क्यू पी आर के, यानी पी आर की जगह पर क्यू पी लिख सकता हूँ, तो पी आर की जगह पर क्यू पी लिख सकता हूँ। तो पी आर की जगह पर अगर मैं लिख दूँ क्यू पी, तो ये लिख जाएगा क्यू आर बटा क्यू एस पहले से है, और ऊपर क्यू टी बटे पी आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू पी, तो क्यू पी लिख दीजिए। अब अगर ऐसा लिख दिया तो क्यू आर बटे क्यू एस ये बराबर हो गया क्यू टी बटे क्यू पी। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास क्यू एस पी ये वाला जो त्रिभुज है ये समरूप आ गया त्रिभुज किसके, या पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस ये बराबर हो गया, सॉरी समरूप हो गया, पी क्यू एस ये समरूप हो गया टी क्यू आर के त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कर देंगे यहाँ पर कि चूंकि कोड 1 बराबर है कोड 2 के, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोड 1 बराबर है कोड 2 के, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देता हूँ, लिखेंगे चूंकि कोड 1 बराबर है कोड 2 के, इसलिए बराबर हो जाओगे, सम्मुख कोड बराबर होते हैं, तो क्यू पी बराबर हो गया पी आर के। और अगर ऐसा है तो यहाँ पी आर की जगह पर क्यू पी लिखेंगे और फिर ये आ जाएगा, तो क्यू आर बटे क्यू एस ये बराबर हो गया क्यू टी बटे क्यू पी के। और अगर ऐसा हो गया, देखिए क्यू पी ये जो दिया है ना, इसी में पी आर की जगह पर केवल क्यू पी लिख दिए हैं बस, और इसी को देख कर यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद में क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो अगर आपको ठीक से प्रूव्ड करना है तो यहाँ पर ऐसे लगा है, इसी इतने को केवल लिखना था बस। तो इसमें केवल इतना सा पेचीदा था कि कोड 1 और कोड 2 बराबर दिया है, तो कोड 1 कोड 2 बराबर दिया है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोड बराबर होते हैं, क्यू पी बराबर हो गया पी आर के, तो पी आर के जगह पर यही क्यू पी लिख देना था, और इसके बाद में ये आपस में समरूप हो गए, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए गा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। तो गा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसके कितने पद लिए जाएँ कि उसका योग -81 हो जाए, तो इसमें योग वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको जोड़ कर देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, कह रहा है कि कितने पद लें कि इसका योग क्या आ जाए, -81 आ जाए। तो योग हमें क्या लाना है, योग -81 लाना है, तो योग -81 लाना है। ये का मान क्या होगा, प्रथम पद 21 दिया है, डी का मान कितना दिया है, तो 18 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, -3 आ जाएगा। और कितने पद लिए जाएं, यानी यन का मान हमें बताना है। अब देखिए आप सब यस यन का फार्मूला जानते होंगे, तो यस यन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए यस एन का मान क्या दिया है, -81 हमें करना है, बराबर यन का मान कितना दिया है, यन का मान ही तो ज्ञात करना है हमें,
2 इंटू ये का मान दिया है 21 प्लस n-1 डी का मान दिया है -3। 2 को उधर भेज दिए तो 81 दूना हो जाएगा -2 8 16 162 हो जाएगा बराबर n कोष्टक में 21 दूना 42 हो गया -3n माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3। अब ये हो गया। अब देखिए -162 बराबर n और कोष्टक में क्या हो जाएगा 42 और 3 45 -3n ये हो गया। अब n का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n² -3n² प्लस 45n और -162 इधर पहले से है। अब -3n² इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में 3n² -45n -162 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला काम करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन निकलती क्या हो जाएगा n² माइनस 45 में से 3 निकलेगा तो 15n माइनस इसका निकलेंगे 54 हो जाएगा क्योंकि 3 से अगर 162 में भाग देंगे 54 आएगा बराबर 0। अब 3 को इधर भेजेंगे तो 0/3 हो जाएगा और 0/3 का मान 0 होता है यानी n² माइनस 15n माइनस 54 बराबर 0 बचा। अरे भाई 3 को इधर भेजेंगे तो 0/3 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 18 गुणे 3 18 3 54 हो जाएगा और 18 में 3 के 15 हो जाएगा। तो ये हमारा सेट हो गया और इसमें माइनस में किसको लेंगे इसको लेंगे और फिर n -18 एक कोष्टक में और n + 18 एक कोष्टक में। अरे n + 3 एक कोष्टक में बराबर 0। तो n -18 बराबर 0 अगर लेंगे तो n बराबर हो गया 18 और यही हमारा आंसर हो गया। और n + 3 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर आएगा -3 और -3 हमारा नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाला छोड़ देते हैं तो n बराबर 18 यही हमारा आंसर हो गया। यानी अगर इसके 18 पद लेंगे तो सबको जोड़ने पर -81 आ जाएगा तो n बराबर 18 आ गया। देखिए तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। इस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए भाई हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन है x² + 10x + 21 x² + 10x + 21। चलिए शून्य ज्ञात करते हैं पहले। तो शून्य के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ का शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए क्या करते हैं जो भी बहुपद दिया है उस बहुपद के आगे बराबर 0 लिख देंगे। फिर इसका गुणनखंड करवाएंगे और गुणनखंड कैसे होगा तो 7 गुणे 3 पर बैठ जाएगा। ये 7 × 21 हो जाएगा और 7 × 3 = 10 हो जाएगा। तो हमारा गुणनखंड बनेगा x + 7। अच्छा ये टेक्निक कब लगेगा जब x² के आगे 1 हो तभी ये वाला टेक्निक लगेगा डायरेक्ट गुणनखंड वाला। तो x + 7 और 1 बनेगा x + 3 बराबर 0। अब फिर देखिए यदि x + 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा +7 उधर जाएगा तो -7 हो गया। ये बन गया हमारा पहला शून्य बन गया, अल्फा का मान आ गया। और ऐसे ही x + 3 बराबर 0 लिखा है तो x 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारा आ गया बीटा का मान। यानी ये पहला शून्य हो गया, ये दूसरा शून्य। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो -7 अल्फा का मान हो गया -7 प्लस फिर -3। अब इसको हल करेंगे तो -7 -3 कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा -10। अच्छा अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा तो -7 इंटू -3 तो माइनस प्लस हो गया और 7 × 21 तो +21 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमें पता चल गया और अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता चल गया। अब देखिए इसी का x² + 10x + 21 का मान निकालिए और हम फार्मूले से निकालते हैं। तो फार्मूले से देखिए कैसे निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/ये। अब देखिए माइनस किया माइनस लगाइए, b का मान क्या दिया है 10। देखिए x² के आगे ये होता है, x के आगे b होता है और जो एकदम अकेले होता है वो c होता है। तो माइनस की जगह और माइनस हो गया। b का मान क्या दिया है 10 बटा ये का मान क्या दिया है तो x² का मान आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो -10 आ गया। अब देखिए ये वाला -10 ये वाला -10 मैच कर रहा है तो समझिए हमारा क्वेश्चन सही है। और ये
संबंध स्थापित हो गया। अब ऐसे अल्फा इंटू बीटा का मान निकले तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपान ये। अब सी का मान कितना दिया 21, ये का मान कितना दिया 1, तो 21/1 माने 21 ही हुआ। और देखिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, दोनों मैच कर गया तो फिर हो गया संबंध स्थापित हो गया। तो लिखा है द्विघात समीकरण, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर दिए। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा का मान ये हो गया, शून्य ज्ञात हो गया। देखिए -7 और -3 ये आंसर हो गए। अब कह रहा है कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए शून्यकों के बीच का संबंध अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, और संबंध स्थापित करके इसको सत्यापित भी कर दिए हैं। देखिए फार्मूले से भी निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हो गया। अब अंगा वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक सारणी दिया है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकलेगा जानते हैं आप लोग। इस सारणी को पहले कॉपी पर बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको कॉपी पर बना लिया है यहाँ पर। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसे कॉपी पर बनाएंगे, जैसे सेम टू सेम दिया उसी को खड़ा खड़ा बना लेंगे। और खड़ा खड़ा बनाने के बाद हमें माध्य का फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ ज्ञात करना है उसका फार्मूला लिखो। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है। तो देखिए जो श्रमिकों की संख्या है इस पूरी संख्या को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ पता चल जाएगा, और ये 50 है। तो हमें माध्य के फार्मूला ये रहा, और माध्य के फार्मूले में सिग्मा एफ की जगह पर क्या लिखना है तो 50 लिखना है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स ज्ञात करना है। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, पहले हमें यक्स निकालना पड़ेगा तब तो एफ एक्स निकलेगा। तो चलिए पहले यक्स निकालते हैं। और यक्स कैसे निकलता है, तो यक्स कैसे निकलता है, तो देखिए इसको जोड़कर और आधा कर दीजिए। तो 500 और 520 को जोड़कर आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 510। देखिए 500 और 520 को जोड़िए तो आ जाएगा 1020। तो 1020 का आधा क्या होगा 510। ऐसे ही इसको जोड़िए तो 20 और 40 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो 530 हो जाएगा। ऐसे ही ये 550 आ जाएगा, ये 570 आ जाएगा, और ये 590 आ जाएगा। इस तरह से। अब देखिए हमें यक्स तो पता चल गया, यक्स पता चल गया कि यक्स का मान क्या होगा। अब यक्स पता चल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यफ इंटू एक्स चाहिए। तो चलिए यक्स पता चल गया तो यफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं। तो यफ एक्स निकालिए। तो 510 का हम गुणा करेंगे, पहले 510 का 12 में गुणा करिए। देखिए ये यफ है, ये यफ है, ये यक्स है। तो यफ यक्स का गुणा करेंगे तो यफ एक्स पता चल जाएगा। तो यफ एक्स गुणा कीजिए तो 12 का 510 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6120। ऐसे ही 530 का 14 में गुणा करेंगे तो 530 का अगर हम 14 में गुणा कर दें कितने में, तो ये गुणा करेंगे हम 14 में तो ये आ जाएगा 7420 आ जाएगा। ऐसे ही 550 का 8 में गुणा करेंगे तो 550 का अगर 8 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4400। इसके बाद 570 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 570 का अगर 6 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3420। और फिर इसके बाद 590 का 10 में गुणा करेंगे तो ये 5900 आ जाएगा। इस तरह से तो हमने क्या किया, इसका गुणा करवाया और इस तरह से हमें एफ एक्स पता चल गया। अब पूरा एफ एक्स अगर जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स पता चल जाएगा। तो अगर हम इन पूरे को जोड़ेंगे तो यह आएगा 27260, और यही हमारा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब योग होता है। तो माध्य निकाल देंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आ गया है 27260, और बटे में क्या है, तो बटे में सिग्मा एफ का मान है 50, तो भागा कर देंगे 50, और इस तरह से ये आ जाएगा 545.2। तो इस तरह से हमने माध्य निकाल दिया यहाँ पर। देखिए तो सबसे पहले इसको लिखिए, फिर यक्स का मान कैसे निकलता है, तो इसका जोड़कर आधा करेंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। जब यक्स का मान निकल जाए तो यक्स का मान और यफ का मान गुणा करेंगे तो यफ एक्स आ जाएगा, और यफ एक्स आ गया तो यफ एक्स का सिग्मा निकालिए। तो सिग्मा एफ एक्स का मान ऊपर लिखते हैं और सिग्मा एफ का मान नीचे लिखते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें माध्य पता चल जाता है, क्योंकि माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इस तरह से हमने अंगा नंबर क्वेश्चन लगा लिया, यानी दूसरे क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई चलिए लगाते हैं। माना संख्या, देखिए तीसरा है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो माना संख्या है XY।
अब क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, यानी कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 5 है, यानी यक्स का वाई, यक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मान लेते हैं यक्स बड़ा संख्या है, वाई छोटा संख्या है, तो यक्स माइनस वाई बराबर 5। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, यदि जो संख्या आपने माना है यक्स वाई, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या मैंने यक्स वाई माना, और कह रहा है इस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 5 है, तो अंकों का अंतर किया 5 आ गया। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा आगे क्या कह रहा है, 2 अंकों की जो संख्या है, इस संख्या से अंक को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, यानी इस संख्या को और इस अंक को उलटने से जो संख्या बन जाए, इन दोनों का योग करेंगे तो ये 99 आएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 यक्स प्लस वाई, यक्स वाई को देखिए भाई, अगर कहीं पर लिखा है आपके पास, मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 56 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 को लिख सकते हैं 10 गुणे 5, यानी 5 को लिख सकते हैं 10 गुणे 5, और प्लस लगाकर फिर इस आगे वाले अंक को लिख देंगे 6। तो वही चीज़ मैंने किया है, यक्स को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे यक्स और प्लस करके इस पीछे वाले अंक को लिख देंगे। तो वही चीज़ की देखिए कोई भी ऐसी संख्या है 2 अंकों की, तो ये इकाई है, ये दहाई है, दहाई यानी कि इसमें 10 का गुणा करके लिखेंगे, ये इकाई है यानी इसमें 1 का गुणा करके लिखेंगे। तो देखिए ये इकाई दहाई है, तो इकाई दहाई, ये दहाई है, तो इसमें 10 का गुणा करके लिख दिए, प्लस लगाएं, फिर इसको वैसे लिख दिए प्लस। ऐसे इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 वाई प्लस यक्स बराबर 99। अब देखिए 10 यक्स और यक्स 11 यक्स हो गया, प्लस वाई और वाई 10 वाई यक वाई 11 वाई हो गया, बराबर हो गया 99। अब 11 कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर हो गया 99। 11 इधर भेज देंगे तो 11 और इसके बीच में गुणा है तो उधर जाएगा तो बटे में, तो 99/11 हो गया, और ये बचा यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई बराबर हो गया 11 9 99, 9 हो गया। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए। अब देखिए यक्स माइनस वाई बराबर 5 हो गया, और यक्स प्लस वाई बराबर 9 हो गया। देखिए इसको जोड़ने पर ये कट जाएगा, और यक्स यक्स हो गया 2 बराबर 9 5 14। अब 2 इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 आ गया। अब यक्स का मान तो आ गया, यक्स का मान तो आ गया। अब चलिए इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है भाई, यक्स माइनस वाई बराबर 5 है, यक्स का मान 7 निकला है तो यक्स की यहाँ पर 7 लिख दिए, 7 माइनस वाई बराबर 5 हो गया। अब देखिए माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो -5, तो 7 माइनस 5 हो गया। तो वाई का मान आ गया, वाई का मान आ गया 2, तो y का मान 2 आया और x का मान 7 आया। तो यानी कि संख्या क्या माना था मैंने, तो संख्या माना था मैंने यक्स वाई, x का मान 7 आया है, y का मान 2 आया, यानी 72 हमारी वह संख्या है। तो यानी 72 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से लग गया, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या से दुगने से 15 अधिक है। यह दिन निर्माण की कुल लागत 22,050 है, तो 2250 है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आप सब जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो चीज़ ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं, यक्स या वाई। तो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है, 2 चीज़ ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तन की संख्या है यक्स, और प्रत्येक बर्तन के निर्माण में लागत कितना लगा, तो प्रत्येक बर्तन का लागत ये है भाई वाई। तो निर्मित बर्तन की संख्या यक्स है और प्रत्येक बर्तन का लागत क्या है, वाई है। अब क्वेश्चन जैसे ऐसा कहता है वैसे वैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन की निर्माण की लागत क्या है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के, यानी जितने बर्तन बने हैं, तो यक्स बर्तन बने, उसके 2 गुने से 15 अधिक है, यानी 15 अधिक है। यानी बर्तन के निर्माण की लागत क्या है, एक एक बर्तन बनाने की लागत क्या है, जितने बर्तन उस दिन बने थे उसका दुगना करो और उसमें 15 का योग कर दो, इतना है। यानी y बराबर है 2x प्लस
15। अब 2x को इधर भेज देंगे या y को इधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई। देखिए y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस 15 और बराबर इधर जीरो कीजिए चाहे इधर जीरो कीजिए, एक ही बात है। देखिए y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, बस इतना ही। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की लागत 2250 है। तो देखिए यक्स बर्तन बने हैं, देखिए बर्तनों के निर्माण की लागत देखनी है तो यक्स गुणे वाई। देखिए यक्स बर्तन बने हैं और प्रत्येक बर्तन वाई रुपये का बना है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो उस दिन की कुल लागत पता चल जाएगी। तो उस दिन की कुल लागत 2250 है, तो ये हो गया 2250। यानी वाई को अगर इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 2250 बटे में वाई। तो ये यक्स का मान आ गया। तो यक्स का मान हम लोग यक्स की जगह पर रख सकते हैं, नहीं तो वाई का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा और यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो रख दीजिए। तो 2x माइनस वाई की जगह पर लिख सकते हैं 2250 बटे यक्स और प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स का हो जाएगा 2x² प्लस 15x, भाई यक्स का 15 में गुणा 15x और माइनस 2250, ये हो गया और बराबर में 0 हो गया। तो समीकरण इसको नहीं मानेंगे, ये दो घात समीकरण बन गया। और दो घात समीकरण बन गया तो दो घात विधि से लगाना पड़ेगा इसे, और दो घात विधि से कैसे लगेगा तो वो कैसे लगेगा दिखाते हैं हम। इसको श्रीधराचार्य से लगा देते हैं हम लोगों का, ये गुणनखंड विधि से भी लग जाएगा। देखिए अगर 2250 का अगर हम गुणा कर दें 2 में तो ये आ जाएगा 4500 और फिर हमें बीच में लाना पड़ेगा 15, तो ये हमारा 60 गुणे 75 पर बैठ जाएगा, 75 गुणे 60। अगर हम 75 का 60 में गुणा करेंगे 4500 आ जाएगा और 75 में से 60 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेट हो गया। और इसको प्लस में लाना है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 60 कर दीजिए। अब इसको रख दीजिए तो 2x² यहाँ पर लगा देते हैं, 2x² प्लस 75x माइनस 60x और माइनस 2250 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन x निकलेगा और x निकलेगा तो ये बचेगा 2x प्लस 75 और यहाँ पर क्या निकलेगा तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे 2250 लिखा है, ये 2250 लिखा है तो हम 30 कॉमन निकालेंगे, माइनस 30 कॉमन निकालेंगे। तो देखिए माइनस 30 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस यहाँ पर बचेगा 75 तो बराबर 0, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया है। तो 2x प्लस 75 आ गया और ये आ गया x माइनस 30। तो x माइनस 30 वाला मान्य होगा, ये तो माइनस में आ जाएगा तो माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, यही वाला मान्य होगा। तो x बराबर क्या आ गया 30 आ जाएगा, माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। देखिए ये वाला हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि प्लस 75 उधर जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा, तो ये अमान्य हो जाएगा और x माइनस 30 ये प्लस 30 होकर ये मान्य रहेगा। तो x का मान हमारा 30 आ गया। तो x का मान यानी निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो गया 30। तो x का मान 30, एक आंसर तो हो गया। अब देखिए x का मान जब निकल गया तो हम y का मान निकाल सकते हैं और y का मान यहाँ से निकालेंगे। तो y बराबर क्या होता है 2250 बटे x का मान क्या दिया है तो 30 निकल गया है, तो 2250 का 30 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 75। तो y का मान आ गया 75, यानी बर्तनों की लागत हो गया 75। ये हमारा एक आंसर आ गया और प्रत्येक निर्मित बर्तनों की संख्या x यानी 30 आ गया है। तो इस तरह से हमारा दोनों आंसर आ गया। देखिए आप लोग, अब इसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक तो ये है, एक नदी के पुल से एक बिंदु के सम्मुख अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश है, यदि किनारे 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से एक ये दिया है, अथवा करके ये दिया है, तो अथवा वाला हम लोग लगा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका चित्र मैं बना देता हूँ। लिख रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे पर अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब एक नदी के पुल के एक बिंदु से, यानी पुल है एक, ऐसे ये नदी पर पुल बना है और पुल के एक बिंदु से नदी के किनारे अवनमन कोण 30 अंश है और एक जगह 45 अंश है। तो अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, तो ये देखिए 45 बन गया और ये बन गया 30, छोटा वाला कोण 30 बन गया, ये 45 बन गया। तो यदि पुल के किनारे 5 मीटर हैं, पुल के किनारे 5 मीटर हैं, यानी ये पूरा किनारा कितना है, इतना पूरा 5 मीटर है, तो ऊंचाई
5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यहाँ पर ये 5 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पूरा नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये इतना चौड़ा नदी है, तो नदी की चौड़ाई आपको ये वाली लंबाई निकालनी है, और ये 5 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी मदद से निकालनी है। तो चित्र आपका बना दिए हैं और इसको लगा सकते हैं। अथवा वाला हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है अथवा में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो ये है कॉस ये माइनस साइन ये प्लस 1 और बटे में क्या है, कॉस ये प्लस साइन ये माइनस 1, ये हमारा है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो कैसे करेंगे, दोनों पहले अंश और हर में साइन ये से भाग दे देंगे। तो साइन ये से अंश तथा हर में भाग देने पर तो इस तरह से भाग देंगे। और कैसे देंगे, तो साइन ए का सम में बटा कर दीजिए। तो देखिए कॉस ये लिखा है, कॉस ये बटा साइन ये हो गया, माइनस साइन ये बटा साइन ये और प्लस 1 बटा साइन ये। तो इस तरह से हो गया, सबके नीचे साइन ये हो गया और फिर बटे लगाइए, ये वाला बटा लगा दिए, और फिर सबके नीचे भी साइन ये हो जाएगा। तो कॉस ये बटा साइन ये प्लस साइन ये बटा साइन ये और माइनस 1 बटा साइन ये। देखिए साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पर भी साइन ए से साइन ए कट गया। कॉस बटा साइन ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ये माइनस साइन ए कट गया, तो 1 बचा प्लस 1 बटा साइन ये हो गया कोसेक ये, और बटे में नीचे भी यही चीज़ हो जाएगा। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ये प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कोसेक ये। अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉट ये और कोसेक ये को साथ में कर लेंगे, इसको साथ में कर लेंगे, तो हो जाएगा कॉट ये प्लस कोसेक ये माइनस 1 और बटे यहाँ पर भी देखिए कॉट ये, इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। तो इस तरह से कर लेंगे। अब इसके बाद इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई, इसको तो ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, कॉट ये प्लस कोसेक ये। देखिए कॉट ये प्लस कोसेक ये को ऐसे लिख दिए, और माइनस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, 1 का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। और बटे में जो चीज़ लिखा है वही रहने दीजिए, कॉट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर खोल देते हैं। तो कॉट ये प्लस कोसेक ये माइनस इसको ये प्लस बी ये माइनस बी के पर खोल देंगे, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में ये प्लस बी, अच्छा इसको कोष्टक में रखिए, इसको भी कोष्टक खोल दीजिए, तो हो जाएगा कोसेक ये माइनस कॉट प्लस कॉट ये एक कोष्टक में और एक कोष्टक में माइनस में हो जाएगा, तो कोसेक ये माइनस कॉट ये, और बटे वाला नीचे हमारा वैसे ही रहेगा जैसे है, कॉट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा कॉट ये प्लस कोसेक ये, फिर माइनस अंदर जाएगा, तो हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस कोसेक ये और प्लस कॉट ये हो जाएगा, और बटे में नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए, तो कॉट ये प्लस 1 माइनस कोसेक ये। अब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, दोनों सेम चीज़ें लिखी हैं, तो ये आपस में कट गई, और फिर क्या बचा, कॉट ये प्लस कोसेक ये, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए आप लोग क्वेश्चन में, यही हमारा कोसेक ये प्लस कॉट ये, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। तो यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। तो
तो इस तरह से चौथे का मैंने लगा लिया, और यही चीज़ इंग्लिश में लिखा है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में ये सारा का सारा पेपर पूरा सॉल्व हो गया।